लाइसेसोनल एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, बचपन से पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ये है प्रोक्यूरमेंट ऑफ substances for number one growth, number two repairing, number three maintenance of all body activities। तो देखिए व्हाट इज न्यूट्रिशन, आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब यह है हमारा बॉडी में ग्रोथ होता है। ठीक है, हमारा बॉडी में रिपेयरिंग होता है। ठीक है, अगर बॉडी में कुछ इंजरी आ जाए तो बॉडी टिश्यू में रिपेयरिंग होता है। ठीक है, अगर किसी तरह से ब्लड का कमी हो जाए तो कुछ दिन बाद बॉडी ब्लड का रिपेयरिंग हो जाए। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, तो बॉडी का जितना सेलुलर एक्टिविटीज से लेके टिश्यू तक ऑर्गन तक जितना कुछ एक्टिविटी चल रहा है उसके लिए जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, जो सब्सटेंसेस का ज़रूरत है, तो वही न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है न्यूट्रिशन का प्रॉपर डेफिनेशन कहना बहुत मुश्किल है, तो मैंने बहुत रिसर्च करके ऐसे निकला गया है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया। अभी देखो न्यूट्रिशन कितना टाइप का है, न्यूट्रिशन इज सिर्फ 2 टाइप्स। तो न्यूट्रिशन अगर 2 टाइप्स का है, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखा गया है कि न्यूट्रिशन हमारा 2 टाइप्स का है। पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोफिक, जो हम बॉटनी में पढ़ते हैं, और एक न्यूट्रिशन है हमारा हेटेरोट्रोफिक। सबको पता है हेटेरोट्रोफिक में देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होने के लिए प्लांट होना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रोफिक होने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नंबर 1 इज पैरासिटिक, नंबर 1 इज पैरासिटिक। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिक? देखिए पैरासिटिक का मतलब यह है अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका मतलब खाना के लिए, वो मतलब खाने पीने के लिए कोई अगर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भरोसा करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसे है कि ये थोड़ा ऊपर में लिख देता है। ठीक है, क्योंकि इधर जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यह है हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। So there are 3 types of heterotrophic nutrition. The number 1 is parasitic. Parasitic. आप कमेंट करके बताइए कि पैरासिटिक हमारा बॉडी में रहता है कि नहीं। हमारा बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशन, और हमारा तो हेटेरोट्रोफिक है ही, लेकिन हमारा अंदर कुछ ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है जो कि पैरासिटिक भी है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कि हम पैरासिटिक कर सकते हैं। देखिए पैरासिटिक, इफ one living organism is dependent on another living organism for their, एक्चुअली पैरासिटिक में फूड एंड शेल्टर दोनों होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। Yes, therefore we are talking about nutrition. That's why we should tell for their food. Okay. And the second one is saprophytic or saprophytic. Okay. Saprophytic. Okay. The second one is saprophytic. So can you tell me the definition of saprophytic? You know, some organisms are there
which which are completely dependent on death and decaying materials, death and decaying substances for their food and shelter. Not shelter. In case of nutrition, you should tell about for their food. Okay. Saprophytic, if one living organism is dependent on death and decaying substances or death body organism for food and food लिखने से हो जाएगा, ठीक है, for their food. तो we have talked about the two types of heterotrophic nutrition, and the last one is holozoic. We belong to this category, okay? We are human belongs to this category, okay? Holozoic. Animal-like organism. So animal-like organism जैसा इधर में जब हम holozoic nutrition करते हैं तो there are 5 steps involved in holozoic nutrition. So I am going to write the name of those 5 steps and you also have to write, okay? The number 1 is ingestion. What is ingestion? ये 70 पढ़ने के बाद देखिए बहुत लोग ऐसा करता है कि इंजेक्शन से टॉपिक चालू करता है, ठीक है, लेकिन ये इंजेक्शन है क्या? ये जो फ्लो चार्ट है ना, तो इधर से आता है एक है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो इधर से जो होलोजोइक वाला पार्ट है उसमें आता है इंजेक्शन. सब लोगों के केस में इंजेक्शन नहीं रहता है, ठीक है. तो इंजेक्शन मतलब टेकिंग ऑफ फूड, ओके, इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस, whatever we are taking as a substance for food, so this is called ingestion, okay. So number 2 is digestion. The food we have taken has to be absorbed in our bloodstream, okay. जो फूड हमने खाए हैं, ठीक है, वो फूड ब्लड में जाना पड़ेगा ना. तो ब्लड में थोड़ी, जैसे हम एप्पल खाएंगे तो एप्पल थोड़ी डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, नहीं जाएगा ना. उसके लिए जरूरत है डाइजेशन की. तो डाइजेशन आएगा, उसके बाद आएगा आपका एब्जॉर्प्शन. क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन. उसके बाद आएगा, सपोज एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चले गए. अभी ब्लड से कहाँ जाना पड़ेगा? अभी जाना पड़ेगा आपका सेल में, क्योंकि सेल में एनर्जी बनाएगा, ठीक है. तो वो सेल में जाने वाला प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. सपोज मेरा खाना एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया, ठीक है, मैंने एनर्जी मिल गया, ठीक है, हमें एनर्जी मिल गया. और जो कुछ अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड है उसको क्या होगा? उसका क्या होगा? वो क्या होगा? वो निकल जाएगा. कैसे निकलेगा पता है सबको, ठीक है. तो वो आएगा आपका इजेशन. Okay, these are the 5 steps of holozoic nutrition. Write those steps and definitions. So chapter will be more clear if you will catch this concept. Okay, हमने पूरा चैप्टर में ये 5 स्टेप पढ़ेंगे एक एक करके. आप लिखिए ना. तो हमने न्यूट्रिशन की पूरा टाइप्स देख लिया. अभी हमने ये पढ़ा था, न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. procurement of substances. ये मैंने substances जो लिखा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऐसा है कि पहले आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आएगा हमारा प्रोटीन, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं. उसके बाद आता है फैट्स, उसके बाद आता है विटामिन्स, उसके बाद आता है मिनरल्स, उसके बाद आता है रफेजेस, उसके बाद आता है आपका वाटर, ठीक है. दोज आर सब्सटेंसेस व्हिच वी शुड टेक इन आवर फूड, ओके. एंड दिस
upper three, these are called proximate principle of food, proximate principle of food। और जो बिलो वाला ये जो है इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। कॉकरोच आ गया है, ऐसे में डरता हूँ कॉकरोच। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड, ओके। तो ये तीनों को प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कहने का मतलब यह है, प्रोक्सिमेट नो प्रोक्सिमल ये क्या है, ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ना, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल इज कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोवाइडेशन, ओके। बायो directly or indirectly they are responsible for providation of energy, they provide energy। डायरेक्टली तो नहीं दे सकता है, उसका मोनोमेरिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। वो मोनोमेरिक फॉर्म में लाने के लिए उसको डाइजेशन प्रोसेस जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों है बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो प्रोवाइड करता है एनर्जी, इसीलिए उसको कहते हैं प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, ओके। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, ये जो चार है ये लोगों ने क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी, बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी। हमारा बॉडी में टू टाइप्स ऑफ हंगरनेस रहता है। एक हंगरनेस जो हमको दिखाई देता है, जो हमको सेंसेशन देता है, ठीक है, वो है हमारा ये वाला प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। भूख लगता है तो हम खाते हैं, ठीक है, ये है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो ये चार है ये हमको, ये भूखे हमको नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ये हंग्रीनेस हमको नहीं दिखाई देता है, हमको पता नहीं चलता है कि ये मतलब बाहर से पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको कहता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, जो कि हमारा प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वाइटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, तो ये सब इम्यूनिटी, व्हाट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ओके। तो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब ये से सब है, तो आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, सरफेस, वाटर, ओके। तो ये लिख लिया ना आपने। तो देखिए अभी हमने ये पढ़ना पड़ेगा डाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, ओके। तो मतलब समझने के लिए हमने, सपोज आपको एक खाना दिया गया है, डिश दिया गया है, थाली दिया गया है, उसमें कुछ दाल चावल और कुछ है, तो उसमें रहने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स क्या हमारे बॉडी में डायरेक्टली जाएगा क्या, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। वीडियो चल रहा है ना, हाँ। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमको सपोज एक डिश दिया गया है, थाली दिया गया है, तो उसमें राइस है, राइस का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट राइस क्या खुद से खुद हमारा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए दो प्रोसेस सही होता है, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल, वो तो अलग बात है, वो डाइजेशन का टाइप्स है। अभी उसको सपोज ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, तो ब्लड में ये खाना पहुंचाना है, ठीक है। तो ब्लड में अगर खाना पहुंचाना है, ब्लड में कैसे जा पाएगा, ब्लड का रूल यह है कि कार्बोहाइड्रेट होना पड़ेगा ग्लूकोज, मतलब मोनोमेरिक फॉर्म में आना पड़ेगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज ऐसा होना पड़ेगा। तो प्रोटीन होना पड़ेगा हमारा एमाइनो एसिड, और फैट्स होना पड़ेगा हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। आपने अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो ये पता चलेगा आपको कि वो ऐसा है। जब कार्बोहाइड्रेट का मोनोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज है, प्रोटीन का मोनोमेरिक फॉर्म एमाइनो एसिड्स है, और फैट्स का मोनोमेरिक फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है। देखिए ये जो हमको डिश दिया गया है, खाना दिया गया है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारा नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, ये है हमारा नॉन सोल्यूबल,
लेकिन ब्लड तक पहुंचाने के लिए जो फॉर्म होना पड़ेगा, जैसे ये वाला फॉर्म, ये होना पड़ेगा सिंपल। मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स, अगर कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है तो ग्लूकोज उसका सिंपल फॉर्म है, ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल फॉर्म। तो ये होना पड़ेगा सिंपल एब्जॉर्बेबल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसके लिए इसको एब्जॉर्बेबल बनाना पड़ेगा। और हमारा फैट्स, ठीक है, मतलब ये पहले सिंपल होना पड़ेगा, एब्जॉर्बेबल एंड सोल्यूबल होना पड़ेगा, सोल्यूबल। तो ये तीनों होना पड़ेगा। जैसे एक फूड दिया गया है, खाना दिया गया है, एक खाना में जो फूड रहता है ये वाला फॉर्म में रहता है, और ब्लड तक पहुंचने के लिए जो फॉर्म होता है ये ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स, नॉन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन सोल्यूबल फॉर्म से सिंपल एब्जॉर्बेबल एंड सोल्यूबल फॉर्म तक पहुंचाने के लिए हमको भगवान ने एक प्रोसेस दिया है। ये प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। Digestion process is a breakdown process. तो एक मिनट, तो देखा गया है कुत्ता भूख रहा है, इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप रख दिया था, अभी भी भूख रहा है। देखो, ये देखो, डाइजेशन प्रोसेस इज ए ब्रेकडाउन प्रोसेस एंड इट्स अ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, क्योंकि डाइजेशन होने के लिए वाटर इज कंपल्सरी। तो ये रहा हमारा डाइजेशन। अभी डाइजेशन का डेफिनेशन लिख देते हैं। कुत्ते भी भूख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, मैं भी कुत्ता बन जाऊंगा कुछ दिन बाद। the process of breakdown of, मतलब मैं घर से शूट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा घर, हम इतना भी बहुत मतलब रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते, तो किसी तरह से रहता हूँ, तो हमारा सीलिंग वीलिंग है नहीं, तो ऊपर से सब कुछ आता है, साउंड वगैरह, ठीक है। तो कुत्ते भूख रहा है और मैं सुन रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल नॉन सोल्यूबल food into simple absorbable insoluble form is called digestion। ओके, अभी देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब है हमारा जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, और जो बॉडी का सेलुलर एक्टिविटीज और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, वो है हमारा न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑटोट्रोफिक, द अनदर वन इज हेटेरोट्रोफिक। नाउ ऑटोट्रोफिक इज मेनली बेस्ड अपॉन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। And in case of heterotrophic nutrition, we have 3 different heterotrophic pathways. Okay, number 1 is parasitic, number 2 is saprobiotic or saprophytic, and number 3 is holozoic. तो पैरासाइटिक वो है एक लिविंग होके अनदर लिविंग पे भरोसा कर रहा है खाने के लिए, तो वो है पैरासाइट। एंड सेकंड वन इज लिविंग, अगर होके है लिविंग होके वो डेथ एंड डिकेइंग पे भरोसा कर रहा है खाने के लिए, वो है सेप्रोफाइटिक। और होलोजोइक हम है, एनिमल्स है। तो होलोजोइक में कैसा है? होलोजोइक में 5 स्टेप्स है।
नंबर 1 इंजेक्शन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, नंबर 4 5 पोती करना मतलब इजेशन। ठीक है, और बाहर निकल देना। अभी बहुत जरूरी चीज है, अभी 70 पढ़ के जब खत्म होने का वक्त आएगा और आपको पता चलेगा इजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। उसके बाद हमने जो प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंस बोला था, तो सब्सटेंस है हमारा एक थाली पे अगर दाल चावल दिया जाएगा तो उस पर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, और आपको बनाना पड़ेगा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नॉन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन सोल्यूबल फॉर्म से आपको बनाना पड़ेगा सिंपल, एब्जॉर्बेबल एंड सोल्यूबल फॉर्म। एंड सोल्यूबल फॉर्म बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस भगवान ने दिया गया है उसको ही कहते हैं digestion process, and basically the digestion process is a completely hydrolysis process, and therefore water is compulsory. Along with the enzyme and all, you need water for your digestion. अभी देखो, digestion है 2 टाइप्स का। ठीक है, एक है इंट्रासेलुलर, एक है एक्स्ट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारा क्या क्या ग्रुप, क्या क्या ये आता है, और आपका मोनेरा आता है एंड प्रोटिस्टा आता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे उसको भी मिटाना पड़ेगा। मैं कभी कभार भूल जाता हूँ क्या मिटाना चाहिए क्या नहीं मिटाना चाहिए, बहुत पागल है मैं, है ना। अभी देखिए, डाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इंट्रासेलुलर and another one is extracellular the intracellular and extracellular digestion. Intracellular digestion occurs in case of unicellular organism, most of the cases, okay, unicellular organisms, जैसे हमारा मोनेरा में होता है, जैसे हमारा प्रोटिस्टा में होता है। आपको पता है प्रोटिस्टा का क्या क्या ग्रुप्स है। प्रोटिस्टा का ग्रुप्स में देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है प्रोटिस्टा का ग्रुप्स है क्राइसोफाइट्स। ये टॉपिक का नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, याद आ गया। क्राइसोफाइट्स मेरा भी रिवीजन होगा। डाइनोफ्लाजुलेट्स, उसके बाद आएगा यूग्लेना, उसके बाद आएगा आपका स्लाइम मोल्ड्स। एक्चुअली बोटानी जूलॉजी, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह ये मतलब बोटानी का भी है, जूलॉजी का भी है, बहुत ऐसा सब तरह है जो बोटानी का भी है, जूलॉजी का भी है, लिंक है। तो मतलब अगर लिंक को आप पकड़ पाओगे ना तो पढ़ के मजा आएगा। जैसे हमने इंट्रासेलुलर डाइजेशन आ गया, तो मोनेरा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के ग्रुप्स का नाम भी रिविजन भी हो गया और लिंक भी कर पाया आपने क्या है डाइजेशन कैसा है। ठीक है, और स्लाइम और एक था ना प्रोटोजोआ। जैसे प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल है, मैंने लिखा है एमीबा। तो जैसे एमीबा का डाइजेशन सब लोगों को पता है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करने के बाद वो स्यूडोपोडिया से मतलब खाना अंदर तक लेके आता है, जो कि एंडोसाइटोसिस है। क्या है एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस सपोज ये एमीबा है, खाना अंदर लेके आया। ठीक है, तो खाना लाने के बाद एमीबा में ऐसा क्या है, लाइसोजाइम है ना, लाइसोजोम में एंजाइम रहता है जो कि एक खाना को मतलब डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, तो होने के बाद ये प्रोसेस क्या है, एंडोसाइटोसिस है। तो होने के बाद उसका हो गया खाना। ठीक है, जैसे ये सेल के अंदर हो रहा है ना, इसीलिए उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इफ देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने के लिए उधर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होना पड़ेगा, डाइजेस्टिव ट्यूब होना पड़ेगा। ठीक है, तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होना पड़ेगा, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बोला जाएगा उसमें 2 चीज आता है। एक आता है आपका एलिमेंटरी कैनल, एंड द सेकंड वन इज
आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स टू टाइप्स का है, एक है एलिमेंटरी ग्लैंड्स, मतलब एलिमेंटरी कैनल्स में जो ग्लैंड्स रहता है वो अलग है, वो इसमें ही आएगा। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब यह है जो एलिमेंटरी कैनल में नहीं रहता है, लेकिन उनका सीक्रेशन जाके एलिमेंटरी कैनल में मतलब गिरता है, निकलता है, ठीक है। तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ओके, ये दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है। अभी हम एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हमने ये देखेंगे कि उसको मिटा देते हैं, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। अभी एलिमेंटरी कैनल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एलिमेंटरी कैनल कैसे स्टार्ट होता है, जैसे माउथ से पहले हमारा डाइजेशन में ये आता है, माउथ होता है ना, तो माउथ के बाद आता है हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स आता है, तो फेरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस, ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद आता है आपका स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आता है आपका जेजुनम, जेजुनम, जेजु का नाम, उसके बाद आता है आपका इलियम, उसके बाद आता है आपका सीकम, उसके बाद आता है आपका एसेंडिंग कोलोन, उसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद आता है आपका डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद आता है आपका रेक्टम, उसके बाद आता है आपका एनस। तो ये है हमारा मेन पाथवे। हमने एक एक करके एलिमेंटरी कैनल में पढ़ना पड़ेगा, तो उससे पहले हमने ये जानना पड़ेगा व्हाट इज गट। गट का मतलब है एलिमेंटरी कैनल, एंड एलिमेंटरी कैनल में 3 पार्ट्स है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट होता है माउथ से लेके ड्यूडेनम तक, मीट ऑफ द ड्यूडेनम, ओके। ये वाला है, ये वाला कॉन्फ्यूज हो जाओगे। तो फोरगट रहता है माउथ से लेके ड्यूडेनम तक, माउथ से लेके ड्यूडेनम का मीट तक, माउथ टू ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से लेके आपका सीकम तक यह है हमारा मीट गट, मीट गट। और हाइंड गट होता है आपका बाकी पोर्शन, ठीक है। तो बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि फोरगट क्या है, मीट गट क्या है। पता है एलिमेंटरी कैनल के पार्ट्स है, लेकिन एलिमेंटरी कैनल में कहां से कहां तक रहता है, कहां से कहां तक नहीं रहता है, उसको पता नहीं। तो बहुत रिसर्च करके, बहुत बुक्स पढ़ के मैंने इसको पता लगा कि फोरगट है माउथ से लेके ड्यूडेनम का मिडिल तक, ड्यूडेनम का मिडिल, ड्यूडेनम का मिडिल तक, मिड पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम। एंड ड्यूडेनम का मिड पोर्शन से सीकम का फर्स्ट पोर्शन, मतलब इनिशियल पोर्शन ऑफ सीकम, यहां तक रहता है हमारा मिडगट। उसके बाद सीकम से आपका एनस तक रहता है हाइंडगट। तो यह है एलिमेंटरी कैनल का पार्ट। तो आपको पता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों, उसको मिटा लेता है। आप लिख लिया ना, थोड़ा लाइन बना के लिख लीजिए। तो जो हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो सीकम, कोलन और रेक्टम है, ये है हमारा मतलब हाँ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ तक। तो ये रहा हमारा कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल। तो अभी हम ध्यान से एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो बक्कल कैविटी से, माउथ से लेकर, माउथ का मतलब है बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी,
तो ओरल कैविटी से लेके एक एक स्ट्रक्चर एकदम पूरा रेक्टम तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, आप लिख लीजिए पूरा। तो अभी पढ़ते हैं आपका माउथ। नंबर वन आपका माउथ, वही बक्कल कैविटी का नाम से जाना जाता है साइंस में। और ओरल कैविटी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन प्लीज माफ कीजिएगा। बहुत कोशिश किया मैंने, ये हटाने का नहीं हो पाया। लाइट अगर नीचे लाओ तो कुछ अलग हो जाता है, दिवाली हो जाता है। लाइट अगर ऊपर लेके जाओ तो और कुछ हो जाता है, अंधेरा अमावस्या हो जाता है। तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। माउथ, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। अभी देखिए, सपोज ये मेरा मुंह है, किसका मुंह है? मेरा मुंह है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर डायग्राम रहोगे। तो मुंह होने के बाद ये सपोज मेरा बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी में जो ये वाला पोर्शन है उसको कहते हैं एपर्चर। तो एपर्चर सराउंडेड बाय लिप, ओके। तो उसके बाद इधर में टांग रहता है, ठीक है। ये रहता है टांग, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इधर रहता है पैलेट, मतलब रूफ, ठीक है। तो और रहता है हमारा टीथ, टंग, पैलेट। पैलेट में आपका दो पार्ट होता है, पढ़ते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। और दो साइड में हमारा क्या क्या रहता है? साइड में एक रहता है आपका साइड में रहता है आपका चीक, और रहता है गम्स, चीक एंड गम्स। और टीथ रहता है, टीथ हम डिटेल में पढ़ेंगे, टांग डिटेल में पढ़ेंगे, और पैलेट डिटेल में पढ़ेंगे। पैलेट में हम हमारा इधर में लिखते हैं पैलेट को, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। तो पैलेट का जो रूफ है, वो रूफ में दो पार्ट रहता है। एक है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर जिसको क्या जाता है एंटीरियर पैलेट, और दूसरा वाला पोस्टीरियर पैलेट। मतलब आप देखिए, आपका जीभ है ना, जीभ से थोड़ा टच करके देखिए, ये पहला का जो पैलेट है वो थोड़ा हार्ड जैसा है, एंड जो एंटीरियर पैलेट है वो हार्ड है। हार्ड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ maxilla, okay, due to presence of maxilla, and posterior palate is gradually softer, okay, and the last of the posterior palate is end over by uvula, okay, softer, and at the end में क्या रहता है? एकदम एंड में रहता है uvula। तो uvula is the extension of posterior palate, uvula का फंक्शन क्या है? uvula का फंक्शन यह है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का टाइम uvula मतलब खाना को जाने देगा, लेकिन सांस को नहीं जाने देगा। तो ये uvula का बात छोड़िए, अभी uvula का मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी ये याद रखिए कि uvula इज एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर पैलेट, ओके। तो ये रहा हमारा माउथ। अभी हम टांग और टीथ को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं। माउथ का मतलब है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो मेरा मुंह ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा मुंह में जो ये वाला एपर्चर है, तो ये एपर्चर सराउंडेड बाय लिप्स एंड देयर इज अ टंग व्हिच आई विल टीच यू इन डिटेल, ओके। एंड टीथ रहता है, तो और साइड में रहता है चीक एंड गम्स रहता है, जो टीथ का नीचे जो मसल है, बोनी मसल, वो है गम्स। और पैलेट रहता है, पैलेट टू टाइप्स का, एक एंटीरियर पैलेट, एक पोस्टीरियर पैलेट। एंटीरियर पैलेट इज हार्डर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिला बोन, मैक्सिला इज अ बोन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिला बोन, एंड द पोस्टीरियर पैलेट इज gradually softer and
the end part of the posterior palate is there is a structure called uvula, an extension of posterior palate. Uvula is the extension of posterior palate. तो उसको मिटाते हैं और तीज पड़ते हैं, दांत पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको बीटीएस बना दूंगा मैं दांत में। तो अभी पड़ता है टीथ। टीथ है आपका जॉ बोन, एक है अपर जॉ जिसको कहता है आपका मैक्सिला, एंड देयर इज द लोअर जॉ जिसको कहते हैं मैंडिबल, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ओके, अभी आपने ये जानना पड़ेगा कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है। सपोज ये आपका गाम है, तो गाम के ऊपर जाएगा ना ऐसे टीथ, तो ऐसा जाएगा ना टीथ। तो पहले हमने देखना पड़ेगा कि टीथ का जो आउट पार्ट है जो हमको दिखाई देता है उसको कहते हैं क्राउन। क्राउन जो ये इधर में टच है गाम्स में, तो ये वाला पोर्शन को कहते हैं आपका नेक, और जो नीचे गाम के अंदर और सॉकेट के अंदर घुसा हुआ है ये वाला पोर्शन है आपका रूट, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो जो अपर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं आपका एनामेल, एनामेल। और जो एनामेल का नीचे है ये सब पोर्शन है उसको कहते हैं आपका डेंटाइन। और डेंटाइन के नीचे एक कैविटी है, और ये कैविटी में आपका ब्लड वेसल, नर्व्स ये सब रहता है। इस कैविटी को कहते हैं आपका पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। ये है आपका पल्प कैविटी में नर्व, उसके बाद ब्लड वेसल ये सब रहता है, ठीक है। ये है आपका एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन। जो रूट वाला पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन में the teeth is covered by a membrane which is called periodontal membrane, periodontal membrane। और जो ये बोन के साथ, मैक्सिला और मैंडिबल के साथ जो आपका लेयर टच में है, मतलब जो ये मतलब क्या कहता है इसको, जो सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर है, अटैचमेंट में करता है सीमेंटिंग लेयर, ताकि बोर्ड, ताकि दांत पूरा मतलब सॉकेट में घुसा रहता है, नहीं हिलेगा, ठीक है। तो उसको मजबूत कौन बनाता है, ताकत देता है सीमेंटिंग लेयर में, ठीक है। तो अभी हमने एक एक करके जानना पड़ेगा किसका काम क्या है, एनामेल का काम क्या है, डेंटाइन का काम क्या है, यह सब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये देखिए, जो एनामेल है ये है हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट। तो इधर हम लिखेंगे एक एक करके जो कुछ पढ़ना है, ठीक है। आप ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। ड्रॉ किया। पहले हम लिखेंगे एनामेल के बारे में। पहले लिखेंगे एनामेल के बारे में। पॉइंट नंबर 1, एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन
आवर बॉडी। नेक्स्ट लिखेंगे एनामेल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। उसके बाद लिखेंगे एनामेल एक्टोडर्मल है, हार्डेस्ट है, और जो टीथ का जो एक्चुअल रिजिडिटी है वो एक्टोडर्म मतलब एनामेल से ही प्रोवाइडेशन होता है, एनामेल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एनामेल कंपोजिशन में कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोराइड्स का कंपोजिशन है। और आपका एनामेल इज secreted by odontoblast, sorry, amyloblast सेल। ओके, तो उसके बाद आप ये लिखेंगे कि और है नहीं, ठीक है, अभी लिखना पड़ेगा डेंटाइन। डेंटाइन का कुछ खास नहीं है, मतलब डेंटाइन मतलब मेजर जो कंपोनेंट है डेंटाइन ही है, मतलब 60-70% ऑफ द टीथ स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय डेंटाइन। तो डेंटाइन सिक्रेट करता है आपका ओडोंटोब्लास्ट सेल में, सिक्रेटेड बाय इधर लिख देते हैं, डेंटाइन इज secreted by ओडोंटोब्लास्ट सेल। अभी देखिए पल्प के भीतर में क्या क्या रहता है, नर्व रहता है, आपका ब्लड वेसल रहता है। तो ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल है आपका मेसोडर्मल इन ओरिजिन ना, और आपका ब्लड वेसल पहले देखिए टीथ का जो एनामेल है, ये एनामेल है आपका एक्टोडर्मल, और जो टीथ का ब्लड वेसल्स है यह है आपका मेसोडर्मल। तो देयरफॉर कंप्लीट टीथ इज एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो यह है हमारा टीथ का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टीथ हो गया। टीथ का अभी टाइप्स देखेंगे, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या टाइप्स का टीथ रहता है वो देखेंगे। ये डायग्राम अगर हो गया तो हम मिटा सकते हैं ना। तो ये वाला पोर्शन मिटा लेते हैं। देखिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, ह्यूमन टीथ is number 1 trichodon। trichodon इसलिए है कि teeth is inserted into a socket like structure। ठीक है, तो सॉकेट, थीका का मतलब होता है सॉकेट, बाउंडेड सॉकेट। तो थीका का मतलब अगर, और डॉन्ट का मतलब है डेंटल। ठीक है, ट्रिकोडोन का मतलब हमारा ह्यूमन teeth is inserted into some socket-like structure इसलिए उसको कहते हैं ट्रिकोडोन। उसके बाद आपका आएगा हेटेरोडोन। सॉरी, हेटेरोडोन हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे, हेटेरोडोन तो लिख लेते हैं। हेटेरोडोन इसीलिए कहता है ह्यूमन टीथ को, ह्यूमन टीथ हैज 4 डिवीजन। ओके, तो नंबर 1 इज आपका इंसिजर, नंबर 2 इज कैनाइन, नंबर 3 इज प्रीमोलार, नंबर 4 इज मोलार।
आप देखिए इंसिजर रहता है एक, मतलब परमानेंट टीथ में, मैं बच्चों का मिल्क टीथ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इनके सब परमानेंट टीथ जो, हाँ, जो मतलब टेम्पोररी टीथ होता है मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ के बाद जो परमानेंट टीथ होता है, तो परमानेंट टीथ में इंसिजर रहता है आपका कितना रहता है, फॉर द 8, यह रहता है आपका 4, प्रीमोलर रहता है 8 और मोलर रहता है आपका 12। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 20, 20 प्लस 12 32 हो गया ना 32। अभी हम पढ़ना पड़ेगा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, लेकिन उसको लिखता लेते हैं। हेमांतिथस हेटेरोडोंट इसलिए कहता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, थिकोडोन इसलिए कहता है कि थीका में इंसर्ट रहता है ह्यूमन टीथ। ठीक है, हेटेरोडोंट इसलिए कहता है कि 4 टाइप्स, वन इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, एंड द थर्ड वन इज आपका डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट इसलिए कहता है हमारा जो टीथ है ह्यूमन का, तो 2 स्टेजेस में रहता है। एक होता है मिल्क टीथ, और ये वाला जमने के बाद होता है आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होता है आपका 20, परमानेंट टीथ होता है आपका 32। तो अभी हम पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला। ये 2 स्टेजेस में होता है ना हमारा ह्यूमन टीथ, तो इसीलिए इसको डाइफायोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला। मैंने जो हेटेरोडोन आपको सिखाया है, हेटेरोडोन के बारे में बोला है। देखिए, पहले हम डेफिनेशन ऑफ डेंटल फॉर्मूला लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल अरेंजमेंट, of teeth in half of a jaw। हमारा बॉडी में, हमारा ओरल कैविटी में देयर इज 2 जॉ, एक है अपर जॉ, एक है लोअर जॉ। ठीक है, ये एक जॉ है, ये एक जॉ है, लेकिन डेंटल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं हेडिंग, डेंटल फॉर्मूला। तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला का डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ ए जॉ। तो ये एक हाफ ऑफ द जॉ। ठीक है, तो उसको अगर हम जूम करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि देयर इज 2 इंसिजर, 1 कैनाइन। ठीक है, उसको अगर हम जूम करेंगे तो 2 इंसिजर, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। यह है आपका इंसिजर, यह है आपका कैनाइन, यह है आपका प्रीमोलर, यह है आपका मोलर। यह रहता है 2, यह रहता है 1, यह रहता है 3, यह रहता है 2, यह रहता है 3। तो 2 1 2 3, जैसे हम डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे, डेंटल DF फॉर्मूला, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और नीचे में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसिजर कितना है 2, कैनाइन कितना है 1, प्रीमोलर कितना है 2, मोलर कितना है 3। हमको क्या बोला गया है, न्यूमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ द जॉ। तो ये हाफ ऑफ द जॉ में क्या क्या टाइप्स का टीथ रहता है उसको देख लिया।
और उसका न्यूमेरिकल अरेंजमेंट देख लिया। और नीचे में भी 2 1 2 3, ये हाफ ऑफ द जॉ। ओके, ये है हाफ ऑफ द जॉ। ये ऊपर का, ये नीचे का। जैसे ऊपर में रहेगा ऐसे नीचे में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हाफ ऑफ द जॉ का डायग्रामेटिक व्यू किया और डायग्रामेटिक व्यू से हमने फॉर्मूला निकल लिया। तो 1 2 3 2 1 2 3, उसका मतलब है टोटल कितना तीत है, 2 + 1 3 3 2 5 5 + 3 8 8 × 2 16 16, इसीलिए हुआ हमने क्या हाफ ऑफ द जॉ निकाला, ठीक है। हाफ ऑफ द जॉ के लिए 16 है, फुल मतलब दोनों जॉ के लिए, मतलब कंप्लीट जॉ के लिए 32 होगा। तो इंटू 2 = 32, ठीक है। और इन केस ऑफ मिल्क टीथ, ठीक है, तो बच्चों का क्या होता है, बच्चों लोगों का जो जॉ है उसमें पहला इंसिजर रहता है दोनों, ठीक है। उसके बाद आपका पहला इंसिजर रहता है, उसके बाद कैनाइन रहता है, उसके बाद प्रीमोलर नहीं रहता है, उसके बाद होता है आपका मोलर डो, ठीक है। तो ये 2, ओके, इधर दिया लिख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला। इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर 2 1 0 2 upon 2 1 0 2, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 × 2 10, टोटल इधर है 10, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये है 10 10 है हाफ के लिए, और कंप्लीट जॉ के लिए रहता है 20। तो बच्चों का होता है 20 मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ होता है 32, ठीक है। तो डाइफाइडोन इसलिए कहते हैं कि 2 स्टेजेस में हमारा दांत रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा। और एक बात बोलने के लिए भूल गया है हम, आपका ये जो टू 1 0 2 प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, यहां दिख रहा है ना, उसको मिटा लेते हैं, ठीक हो डाउन को, रुके इधर ही लिख देते हैं। द प्रीमोलर एंड द लास्ट मोलर इज मोनोफायोडोन, मतलब जिंदगी में एक ही बार आएगा, मिल्क टीथ में नहीं आएगा, परमानेंट वाला स्टेज में आएगा, ठीक है। मोनोफायोडोन, द प्रीमोलर एंड द लास्ट मोलर इज मोनोफायोडोन, और द लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ। The last molar is called wisdom teeth. दिखाई दे रहा है ना विजडम टीथ तक, बाप रे बाप पूरा लिमिट में है। तो यह है द प्रीमोलर एंड मोलर, जिंदगी में एक बार होता है। देखिए आप मिल्क टीथ में नहीं होता था, ठीक है, मिल्क टीथ में 0 हो रहा है, प्रीमोलर एंड मोलर का 2 है, जो कि होना चाहिए था 3, और परमानेंट के टाइम पे आपका प्रीमोलर 2 आ गया और एक मोलर भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो उसको मिटा लेते हैं और एक आपको मतलब सर्फ बना के देते हैं डेंटल फॉर्मूला का। तो ये मिटा लेते हैं। कैसे क्या हो गया देखते देखते, चम्मा चम्मा हो गया, देखते देखते कैसे क्या हो गया। तो डेंटल फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन का टाइप ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ।
मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के लिए आपका 2102 अपन 2102। उसके बाद आपको पूछेगा कि परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ का आपको डेंटल फॉर्मूला पूछा जाएगा 2123 अपन 2123। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि मोनोफायोडोन फॉर्मूला, जो जिंदगी में एक ही बार आता है, मोनोफायोडोन का फॉर्मूला, मोनोफायोडोन जो फॉर्मूला 0021 अपन 0021, क्योंकि हमारा जो मिल्क टीथ है इधर में पहले प्रीमोलर नहीं आता है, वो मोनोफायोडोन है, इसीलिए मोनोफायोडोन का जगह पे प्लेस पे ये 2 आ गया। और मोनोफायोडोन लास्ट वाला विजडम टीथ भी मोनोफायोडोन है, लास्ट वाला टीथ, लास्ट वाला मोलार। तो देखिए लास्ट वाला मोलार मिल्क टीथ में नहीं आता था, लेकिन लास्ट वाला मोलार परमानेंट में आ गया, 2 होता था इधर 3 हो गया। तो एक बार गया ना वो मोनोफायोडोन है, वो लास्ट जो विजडम वाला टीथ है वो भी मोनोफायोडोन था, इसीलिए 0021 अपन 0021। ठीक है, ये है मोनोफायोडोन का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दिखाई दे रहा है ना, ओहो मिल्क टीथ, मिल्क टीथ दिखाई नहीं दे रहा है लाइट के लिए, तो उसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, मिल्क टीथ 2102 अपन 2102। तो 0 के जगह पे आ गया 2, क्योंकि वो मिल्क टीथ में नहीं रहता था, मतलब जिंदगी में एक ही बार आया, इसका मतलब ये है मोनोफायोडोन है। और लास्ट वाला मोलार भी जिंदगी में एक बार आया, क्योंकि परमानेंट में आया, मिल्क टीथ में नहीं आया, तो ये भी जिंदगी में एक बार आया, एज डियर पर जिंदगी में एक बार आया, ये भी मोनोफायोडोन का लिस्ट में आ गया। तो ये है हमारा कंप्लीट टीथ। ओके, मिटा लेते हैं, मतलब मोनोफायोडोन का ये है, मतलब वन टाइम इन जिंदगी, जिंदगी में एक ही बार आता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट टीथ है। नेक्स्ट हम देखेंगे टांग, लेकिन मैं भी थक गया हूँ, मतलब मेरा भी बहुत काम था, तो काम के बीच में थोड़ा टाइम निकल के बना लिया। ये रहा हमारा पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, कंप्लीट सब तारीख पढ़ा दूंगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर आपका हेल्प हो रहा है सेक्टर से, आप कमेंट कीजिएगा। तो ये कंप्लीट हमारा टीथ हो गया, उसके बाद टांग आएगा, उसके बाद आपका फेरिंग्स आएगा, उसके बाद आपका ओसोफेगस आएगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल का एनाटॉमी देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, डॉक्टर फील हो जाएगा आपका।